तो आई हैव लॉस्ट माई सिस्टर इन 2012। एक बार शायद हमने बात भी की थी, आपने मुझे बताया था कि अमिताभ बच्चन भी शायद माइनर थैलेसीमिया पेशेंट हैं। जी है ना? जी। शादियों में कुंडलियां मिलाने की जगह हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिपोर्ट को मिलाना चाहिए, जिससे हम थैलेसीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो थैलेसीमिया 2 टाइप का होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं और कितने दिनों में करवाना होता है, ब्लड आपको चढ़वाना होता है? सभी को नमस्कार। आज हम समाज के एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं और आज है 8 मई थैलेसीमिया डे। और थैलेसीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज भी बहुत कम अवेयरनेस या बहुत कम जागरूकता हमारे लोगों के बीच में है। तो इसी के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर हैं स्वाति पटेल जैन, जो खुद एक हीमेटोलॉजिस्ट हैं, और वैभव हमारे साथ है, वैभव सोनी, जो थैलेसीमिया पेशेंट हैं, साथ ही एक एनजीओ भी रन करते हैं। तो आज सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि आखिर थैलेसीमिया क्या होता है और इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, पहले से कैसे आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो सभी प्रकार की बात करेंगे। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि शायद आपके लिए या आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके लिए काम का हो सकता है। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत विनर्स इंस्टीट्यूट में। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थैलेसीमिया क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए और जो भी जानकारी आप इसके बारे में दे सकते हैं। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति पटेल और आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में। तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक या एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें कि खून की हीमोग्लोबिन की चेन सही तरीके से नहीं बनती है और उसकी वजह से शरीर में खून की कमी आती है। तो इसी वजह से जो मरीज़ होता है थैलेसीमिया का, उनको हर महीने खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ शरीर में हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 3 ग्राम इस तरह से हो जाता है। ये प्रॉब्लम जो है अक्सर 6 महीने के बच्चे से लेकर 1.5 साल के बच्चे में सामने आती है और इसी समय बच्चे को खून की कमी होती है जब ये बीमारी डायग्नोज होती है। ओके। और ये बेसिकली मैम इसके टाइप्स क्या होते हैं और कैसे ये होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो थैलेसीमिया 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन है और इसमें अगेन 2 टाइप होते हैं। एक कैरियर स्टेज होती है जिसको हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। इस थैलेसीमिया माइनर में कोई बीमारी, कोई भी तकलीफ नहीं होती, सिर्फ आप अगली पीढ़ी में इस बीमारी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा जो थैलेसीमिया मेजर होता है, ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें कि दोनों जीन्स में खराबी है और जिसकी वजह से इनको खून की कमी होती है और हर महीने खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके। थोड़ा वैभव, आपसे कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप आपके बारे में बताइए। मैं वैभव सोनी, मुझे थैलेसीमिया है। तो मैं पिछले कई सालों से, मेरी 2 साल की एज थी तब डायग्नोज हुआ था। तभी से मुझे डॉक्टर ने बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना है, ब्लड चढ़वाना है, और कंटिन्यूसली मेडिसिन, डॉक्टर्स के चक्कर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो टेस्ट करवाना, यही सारी चीज़ों को लेके लाइफ उन्हीं में उलझी रहती है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कुछ ना कुछ समाज को एक कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, इसलिए मैं एनजीओ मानवता की पहचान के साथ में वॉलंटरी वर्क करता हूँ। ओके। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी 28 एज है। 28 है और 2 इयर्स की एज में डायग्नोस हुआ था। मतलब पिछले 26 साल से आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं। और कितने दिनों में करवाना होता है, ब्लड आपको चढ़वाना होता है? मुझे वीकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। अच्छा जी। तो ये आसानी से मिल जाता है या कैसे आप, क्योंकि हर ब्लड अरेंज करना हमारे देश में सबसे बड़ा चैलेंज है, तो कभी ऐसे कोई आपको इश्यूज आते हैं या कैसे आप हर हफ्ते, क्योंकि ब्लड चाहिए होता है? सर, काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। लाइक अभी गर्मी का समय चल रहा है, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ब्लड बैंक्स में ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। अभी फ़िलहाल की ही कंडीशन देख लें, अभी तो काफ़ी अवेयरनेस है, ब्लड को लेके कोई दिक्कत नहीं आती है, बट फिर भी गर्मियों में दिक्कत आती है। मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, मेरी एज थी 97 में मेरा बर्थ हुआ था। उस टाइम पे तो सर ये स्थिति थी कि रिश्तेदार तक ब्लड देने को तैयार नहीं होते थे। इवन मेरे पेरेंट्स, अब तो मैं कुछ चीज़ें खुद से करने की कोशिश करता हूँ, बट जब मैं छोटा था तब पेरेंट्स मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के पास में जाना, फैमिली वाले कई बार कतराने लगते हैं कि यार ये लोग ब्लड नहीं मांग ले, एक हर तरीके से फिर वो सफ़र करना होता है। तो इट्स अ बिग चैलेंज सर, ब्लड अरेंज करना आज की तारीख में भी बहुत दिक्कत है सर। आपकी फैमिली में भी किसी को था या कोई और इससे हिस्ट्री? हाँ सर, जैसा कि हमारे डॉक्टर ने भी बताया
थैलेसीमिया जेनेटिक आनुवंशिक रक्त विकार होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स में थैलेसीमिया माइनर रहा होगा, तभी मुझ में आया। मेरी एल्डर सिस्टर भी थी जिसको भी थैलेसीमिया मेजर था, उन्हीं के साथ में मेरा ट्रांसफ्यूजन हुआ करता था। बट ड्यू टू थैलेसीमिया एंड थैलेसीमिया एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक स्प्लीनेक्टमी हो गया, आयरन चिलेशन हो गया, पहले अवेयरनेस की काफ़ी कमी थी, चीज़ें कुछ पता नहीं होती थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर दवाई नहीं है, ब्लड नहीं टाइम पे मिलना है, जैसा मैं बता रहा हूँ बहुत दिक्कत आती थी सर। तो आई हैव लॉस्ट माई सिस्टर इन 2012। तो वो एक सबसे बड़ा, किसी भी चीज़ से बड़ा एक जो हो सकता है किसी भी परिवार के लिए देखना, मैंने वो चीज़ देखी है एंड आई हैव लॉस्ट माई सिस्टर, तो इट्स अ बिग पेन। वैसे वैभव को मैं लगभग 2 या 2.5 साल से जान रहा हूँ। हम लोग एक एनजीओ के माध्यम से जुड़े थे, मानवता की पहचान संस्था, जो वैभव ने बताया, और साथ में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करी हैं, बहुत सारे सोशल वर्क भी हमने करे हैं। लेकिन मैंने आज तक ये कभी महसूस नहीं करा है कि थैलेसीमिया प्रॉब्लम के कारण वैभव में किसी भी चीज़ की कमी या कहीं ऐसा लगे कि ये किसी मामले में पीछे हो। बहुत एक्टिवली ये हमेशा काम करते हैं और अवेयरनेस की बात हो, ब्लड डोनेशन की बात हो, हर चीज़ में आपको बहुत एक्टिव मिलेंगे। तो चैलेंज काफ़ी है, लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका माइंड कितना पावरफुल है, आपने कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। तो चैलेंज तो होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को वैभव जो है फेस करते हैं। वैभव, एक क्वेश्चन मेरा और ये है कि इसके बाद मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये काफ़ी चैलेंजिंग है, या कुछ ऐसा लगता हो कि बहुत सारी चीज़ें मैं इसके कारण नहीं कर पा रहा हूँ, कभी ऐसा कुछ फील होता है? कम्प्लीटली सर, आपकी लाइफ पूरी इसी पे बेस्ड हो जाती है, ना केवल आपकी पूरी फैमिली इसी में इन्वॉल्व होकर रह जाती है। लाइक मैं 125 किलोमीटर्स आगर से हूँ, बट मैं आज इंदौर में रह रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसका मेन रीज़न यही है ताकि ब्लड यहाँ पे ब्लड में प्रॉपरली ट्रांसफ्यूजन हो सके। और इसके अलावा सर काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो कई किलोमीटर दूर से आते हैं, इंदौर में सभी दूर के पेशेंट आते हैं मेडिकल हब होने के कारण, तो वो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। आज मैं इन सब चीज़ों को कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, फैमिली सपोर्ट है, फैमिली भी कहीं ना कहीं कम्प्लीटली मुझ पर ही रिलाई करती है कि लाइक हर चीज़, हर डिसीज़न घर में जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेके होता है, तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट। अब अगर करियर की बात करें, प्रोफेशन की बात करें या और कोई चीज़ की बात करें, बचपन से ही बच्चे पे एक चीज़ थोप दी जाती है या एक नज़रिया सेट हो जाता है कि लाइक इसको बीमारी है, आप पे एक चीज़ वो क्रिएट कर दी जाती है कि आप बीमार हो। साइकोलॉजी आप बचपन से ही बच्चे के अंदर वो डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक समय तक तो बच्चा जब तक नहीं समझता है तब तक नहीं समझता है, वो चलता जाता है, पर जब वो बीमारी का अर्थ समझने लगता है, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, चैलेंजेस भी बढ़ते चले जाते हैं, आयरन बढ़ता चला जाता है, आपकी बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, आपके ऑर्गन ठीक से काम नहीं करते हैं, तो एंड सोसाइटी से भी कहीं ना कहीं आप लेफ्ट आउट फील करने लगते हैं, क्योंकि हर कोई आपको समझ रहा है बीमार है। परिवार में बोला जा रहा है अरे तू काम मत कर, तू पढ़ाई मत कर, तेरी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसके अलावा फ्रेंड सर्कल में आप लोग देख रहे हो कि वो लोग हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एक चैलेंज के साथ में जब आप एक कनेक्टिविटी लॉस करते हो तो इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में होता है। एंड मैंने ये कई पेशेंट्स में देखा है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को मैंने इन चीज़ों के साथ में खोया है। एंड कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ ये होता है सभी के साथ में, इन जनरल भी मेंटल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैंने बताया एनजीओ के साथ में वर्क करता हूँ। तो एक जब हम समाज के लिए कुछ कर रहे होते हैं, जब हम देखते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, सिर्फ खुद का अगर सोचेंगे तो शायद मैं अभी तक नहीं होता, बट जब मैं समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने कुछ लिया है सोसाइटी से तो आई शुड रिफ्लेक्ट इट। एंड जब मुझे इतने लोगों का ब्लड लगा है, अगर उन्होंने ब्लड दिया है तो मुझे ज़िंदा रहना है। करेक्ट, मुझे ज़िंदा रहना है। और जो मेरे पीछे एफर्ट्स लगे, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है, चाहे मेरे ब्लड डोनर्स हैं, या जो भी मेरे सपोर्ट करने वाले हैं, आई कैंट लूज देयर होप। उनकी मेहनत को मैं वेस्ट नहीं होने दे सकता। तो नाउ इट्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। मतलब एक सोशल आइसोलेशन हो जाता है कि समाज आपको उस पेशेंट के बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है कि आप एक पेशेंट हैं, मगर और उस चक्कर में कई बार अपनी खुद की आइडेंटिटी भी इंसान नहीं बना पाता है।
मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ से ज़्यादा मैं एक इंसान हूँ और मैं अपना आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो नहीं देख पाते हैं लोग। वो सपोर्ट समाज से मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स अ बिग पॉइंट। जब हम लोग, एक ये मिथ भी है कि थैलेसीमिया बच्चों की बीमारी है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों के कारण है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता, बच्चा सर्वाइव कर सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, प्रॉपर उसको सारी चीज़ें अगर टाइम टू टाइम मिल पाती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ट्रीटमेंट लेता है। और इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपका विल पावर, इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपको फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट। अगर आपको ये मिल पाता है, अगर ये 3 चीज़ आप लोग दे पा रहे हैं, तो बच्चे को फिर वो बच्चों की बीमारी नहीं रह जाती है। वो एक बार शायद हमने बात भी की थी, आपने मुझे बताया था कि अमिताभ बच्चन भी शायद माइनर थैलेसीमिया पेशेंट हैं। जी, है ना? जी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सभी प्रकार के लोग हैं और अमिताभ बच्चन भी उसका एक हिस्सा हैं। मैम, आपसे 1-2 मेरे क्वेश्चंस थे। पहला ये कि इसमें बेसिकली क्या ब्लड नहीं बनता है या टेक्निकली क्या होता है, वो थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ। तो थैलेसीमिया में मेनली ब्लड बनता तो है, लेकिन गलत तरीके का बनता है, और इसीलिए हमारी जो हड्डियां होती हैं जिसके अंदर ब्लड बनता है वो वहीं पर टूट जाता है और बाहर नहीं आएगा, तो बाहर हीमोग्लोबिन हमें कम मिलेगा। तो इसकी वजह से ये होता है कि बॉडी में हमेशा एक खून की कमी भी रहती है और साथ में बॉडी बनाने की कोशिश करती है लेकिन गलत ही बनाती है। तो उसी चक्कर में इवन चेहरे का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है, लीवर और तिल्ली में सूजन आ जाती है। तो इस तरह की परेशानियां तब होती हैं जब बॉडी को पर्याप्त खून नहीं मिलता। ओके, इसीलिए 4 से 5 दिन या हफ्तों में पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ओके, इसके कोई ट्रीटमेंट हैं? जनरली ये किस एज में आइडेंटिफाई हो जाता है इन जनरल, और इसके क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? जी, तो जनरली जो एज ग्रुप जिसमें ये प्रेजेंट करता है वो है 6 महीने से लेके 1.5 साल की एज। इस एज में बच्चा प्रेजेंट करता है अचानक खून की कमी से, साथ में लीवर और तिल्ली पर सूजन आती है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट में समझ में आता है कि खून की कमी है। फर्दर टेस्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का एक टेस्ट है जो कि करके हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इनको थैलेसीमिया की बीमारी है। तो आप अगर कोई ये चाहता है कि इस चीज़ के बारे में पहले से पता चल जाए, तो वो क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं? तो थैलेसीमिया का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करें कि अगर खून की कमी है तो उसका इलाज हमको करना है खून चढ़ाकर। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होता है, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। स्टार्टिंग में 4 से 5 हफ्ते में एक बार ब्लड लगता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है खून की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जैसे कि वैभव जी को भी अभी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और अभी 1-1 हफ्ते में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ रहा है। जब लंबे समय तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया जाता है तो ऐसे में बॉडी के अंदर आयरन डिपॉजिट होने लगता है, और अगर आयरन डिपॉजिट होता है तो वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो इस आयरन को बॉडी से निकालने के लिए आयरन चिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड थर्डली, क्योंकि बॉडी में इतने सारे डैमेज का रिस्क होता है, इसीलिए एक रेगुलर चेकअप, रेगुलर टेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हर थैलेसीमिया के पेशेंट को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चिलेशन एंड रेगुलर डॉक्टर फॉलोअप, ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। अगर हम परमानेंट क्योर की बात करें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए हम इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। हालांकि उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, HLA मैच सिबलिंग डोनर होना चाहिए, तभी हम इसको अंजाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। थैलेसीमिया अगर इतनी खतरनाक बीमारी है या इतनी ज़्यादा लाइफ बर्डनिंग बीमारी है तो इसको हमें प्रिवेंट करना ही सबसे अच्छा तरीका है। थैलेसीमिया अगर एक बार किसी को हो गई तो फिर उसको लाइफ लॉन्ग ये बीमारी रहती है, अनलेस हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना करें। सो इसको प्रिवेंट करने का इकलौता तरीका है कि ऐसे 2 लोगों की शादी ना हो जो कि थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि ये एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। तो ये मदर और फादर से बच्चे में आती है। अगर मदर को थैलेसीमिया माइनर है यानी कि हाफ बीमारी है और फादर को भी हाफ बीमारी है, तो 2 थैलेसीमिया माइनर्स की शादी से बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का रिस्क 25% होता है। तो अगर ऐसे कोई भी 2 व्यक्तियों की शादी के पहले ही हम टेस्टिंग कर लें, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का टेस्ट कर लें, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पॉसिबली अगर वो 2 लोग शादी ना करें तो हम उसको थैलेसीमिया को होने से रोक सकते हैं। और अगर किसी की शादी हो गई है तब भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। और अगर दोनों ही माइनर हैं तो हम बेबी का प्रेगनेंसी के टाइम पर ही टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि इसको थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है।
एंड देन हम उसके हिसाब से प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बेबी को थैलेसीमिया माइनर है तो उसको कोई इशू नहीं रहेगा, मेजर में ही इशू आता है? करेक्ट। थैलेसीमिया माइनर में कोई भी इशू नहीं होता है। आप उसको इस तरह से देखिए कि जिन 2 व्यक्तियों की शादी हुई है जिनको थैलेसीमिया माइनर था, उनको भी अपनी पूरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसीलिए वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि थैलेसीमिया माइनर में कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं। हीमोग्लोबिन एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है, यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन 15-16 ग्राम भी होता है और उसके बाद भी माइनर की स्टेट हो सकती है। इकलौता तरीका है, हर किसी को अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना चाहिए। शादियों में कुंडलियाँ मिलाने की जगह हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिपोर्ट को मिलाना चाहिए, जिससे हम थैलेसीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन है मैम। पहला, इस टेस्ट की क्या कॉस्टिंग आती होगी, और दूसरा कि ये टेस्ट कहीं भी हो जाता है, कहीं भी करा सकते हैं या केवल बड़े शहरों में ही ये सुविधा उपलब्ध है? इस टेस्ट की कॉस्टिंग 800 to 1000 रुपीज़ का टेस्ट है और इसको अभी इंदौर में अवेलेबल है। इंदौर में 2 से 3 लैब्स हैं जो यहाँ पर ही कर रही हैं, कुछ लैब्स उसको बाहर भेजती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्शन लिया है और अब पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर मशीन्स इंस्टॉल कर रहे हैं और वहाँ पर भी ये टेस्टिंग अवेलेबल हो जाएगी। विभव, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल आप इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा जनरल, मैं 3 पार्ट में इसको मैसेज को कंक्लूड करना चाहूँगा। अगर पेशेंट्स और पेरेंट्स फैमिलीज़ देख रही है तो मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि कोई भी बच्चा है या बच्चा खुद है तो वो अपने आप को बीमार नहीं समझे। अपने आप को ट्रीटमेंट के साथ में हम लोग अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ एक थैलेसीमिया पेशेंट स्पेंड कर सकता है, ये समझना ज़रूरी है। समाज से आइसोलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारी चीज़ें, अगर पेशेंट है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लोग ले रहे हैं, HB मेंटेन है, आयरन मेंटेन है, सारी चीज़ें सही हैं, आप लोग कर सकते हैं। साथ ही अगर लोकल पब्लिक है तो उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो रक्तदान करें। रक्तदान करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप लोग हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों से बचते हैं, और भी कई मेडिकल बेनिफिट्स हैं इसके। बट इसके साथ जो सबसे बड़ा मिलता है वो है खुशी। आपको ऐसे कई, मैं तो बड़ा हूँ, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब हम लोग हॉस्पिटल में थैलेसीमिया वार्ड्स में जाके देखते हैं, उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। कई बार वो लोगों को वापस जाना पड़ता है, कई 100 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, ब्लड डोनेट करें। एंड मुझे तो ये बीमारी है पर किसी और को ना हो, ये जो पेन मैं फील कर रहा हूँ मेरी फैमिली फील कर रही है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो इसको रोका जा सकता है, और यही मेरा आज के लिए सभी के लिए मैसेज रहेगा। थैंक यू। ओके मैम, आप कुछ एक संदेश देना चाहते हो सभी लोगों को? तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपके घर में कोई थैलेसीमिया पेशेंट है तो आप सभी को अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करा लेना चाहिए, स्पेशली सिबलिंग्स, और इवन अगर आपके डिस्टेंट ब्लड रिलेशन में जो भी रिश्तेदार हैं उन सबको भी अपना ये टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि इसका रोकथाम ही इकलौता उपाय है कि हम इस बीमारी को आगे ठीक कर सकें। अदरवाइज़ और कोई तरीका नहीं है कि हम अगले बच्चे में इसको ना होने दें। टेस्टिंग करेंगे तो ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं। टेस्टिंग करने से अगर हम कतराएंगे तो फिर हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। और कभी भी ये सोच के कि मुझे थैलेसीमिया माइनर नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो हेल्दी हूँ, मैं तो जिम जाता हूँ, ये सब कोई चीज़ नहीं होती है। जेनेटिक बीमारी या जेनेटिक बीमारी का कैरियर होना अपने हाथ में ही नहीं है। हम में से कोई भी थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, इसीलिए हम सभी को अपना ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप एकदम स्वस्थ हैं और ये है कि ऊपर वाले का ये आशीर्वाद है कि आपकी बॉडी इतनी कैपेबल है कि ब्लड बन रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के नसीब में वो चीज़ भी नहीं है। तो आप समाज के लिए सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप टाइम पर ब्लड डोनेट करें। आप साल में 3 से 4 बार ब्लड डोनेट करके ऐसे सभी लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी आप पहुंचाएं। थैलेसीमिया को लेकर हमें बहुत सारे लोगों को आज भी जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो बच्चा जो इस चीज़ को फेस करता है, जो इस समस्या से, इस बीमारी से लड़ता है, उसकी इस पूरी चीज़ में कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं होती है। लेकिन अगर माता पिता को समय से अगर इसके बारे में जानकारी हो, पहले से अगर टेस्ट हो जाए, तो हम बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी बच्चों को और सभी को दे सकते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ाएं।
और इसके लिए स्वाति मैम और वैभव जी आपको बहुत सारा धन्यवाद जो आपने टाइम निकाला और इतने अच्छे से हमारे सभी स्टूडेंट्स और सभी लोगों को आपने जानकारी दी। सभी थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए एक मैसेज है। मैं अपने हॉस्पिटल में हर महीने के दूसरे गुरुवार के दिन थैलेसीमिया फ्री क्लिनिक चलाती हूँ, जिसमें सभी थैलेसीमिया पेशेंट्स का फ्री चेकअप रहता है और उनको मेडिसिन टेस्ट पर भी डिस्काउंट मिलता है। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये बीमारी है तो आप प्लीज़ रेगुलर चेकअप कराएं और आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, कुछ नए आपको पॉइंट्स और कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी और ये वीडियो आप उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनको इस बारे में कम जानकारी है। सो थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद।